ओके, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्क्रीनर कैसे यूज़ करते हैं। ये स्क्रीनर, ये जो वेबसाइट है, ये स्टॉक्स के बारे में डिटेल सर्च करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पेशली जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर रिजल्ट ट्रैक करते हैं Q1, Q2 एंड अदर जो कंपेरिजन करते हैं, तो उसके लिए स्क्रीनर ये वेबसाइट यूज़ की जाती है। तो इसमें से आज मैं किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले या फिर किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का डाटा कैसा चेक करें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे जो ये सर्चिंग का आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो भी कुछ कंपनी रहेगी उसको आपको सर्च करना है, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा सर्च कर दूँ? अभी मैं सर्च कर लेता हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HCL टेक्नोलॉजीज सर्च कर लेते हैं। तो HCL टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे प्राइस रहेगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। ओके ग्रेट। तो ये जो है, ये यहाँ पे कंपनी का प्राइस है। एंड ये आज का डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 21 अगस्त 1:55 यहाँ पे हो रहे हैं। एंड ये जो नीचे का उसका सेक्शन रहेगा, ये पूरा का पूरा ये रहेगा कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, ये कंपनी के पूरा बिजनेस डिटेल्स रहेंगे कि कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट है एंड कब कब क्या क्या किया था, कौन कौन से देश में कंपनी काम करती है। तो ये पूरा का पूरा उसका बिजनेस डिटेल्स रहेगा। एंड उसके बाद भी अगर आपको देखना है की पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे, यानी कि बिजनेस के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डाटा दिखाई, ये अबाउट तो हमने पढ़ लिया, की पॉइंट है यहाँ पे, फिर क्लाइंट ब्रेकअप, न्यू डील्स, एक्विजिशंस, सब्सिडरीज, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्स्ट्रा की पॉइंट्स में। उसी के साथ हम फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों जगह पे लिस्टेड है, BSE और NSE, ये दोनों जगह पे ये लिस्टेड है, ऐसा बता रहा है। उसके बाद HCL टेक कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3,20,701 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस क्या चल रही है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई कितना है, लो कितना है, लास्ट 52 वीक्स का हाई एंड लो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद स्टॉक का PE क्या चल रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। इन शॉर्ट जो स्टॉक रिलेटेड जो टर्म्स रहते हैं किसी भी शेयर मार्केट की कोई भी कंपनी ले लो, उससे रिलेटेड जो शेयर मार्केट के टर्म्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ROCE भी है, ROE भी है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड यहाँ पे आप फेस वैल्यू भी देख सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखता है चार्ट के लिए स्पेशली मैं ये प्रेफर नहीं करता चार्ट के लिए, आपको ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा आसान जाएगा। तो फिर भी आपको अगर मैक्स चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी, एक मिनट मैं इसको आपको मार्कर ऑन करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कंपनी का स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ से लेके अब तक ये कंपनी पूरा अब तक 1400 के थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक जाके अभी फिलहाल 1200 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल कंपनी का ग्राफ है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके बाद आप यहाँ पे 50 DMA या फिर 200 DMA, ठीक है, ये मूविंग एवरेज है तो ये लगा कर भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो नीचे का जो ये दिख रहा है आपको, ये जो नीचे का जो लाइन्स है पूरा का पूरा, ये सब कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हो एंड तो ये आपको एक प्योर चार्ट भी दिख सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे होंगे। तो कंपनी में क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, तो यानी कि डेट कंपनी का जो लोन था वो कम हो चुका है। ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब है कि छोटा मोटा लोन है, ठीक है। उसके बाद अच्छा डिविडेंड यील्ड अच्छा दे रहे हैं, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। कौन से में यहाँ पे अभी इन्होंने कुछ नहीं लिखा, अगर उन्हें कोई लगता है कि ये कंपनी का कौन से या फिर माइनस पॉइंट है तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे हम अलग अलग कंपनीज देखने वाले हैं, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन आपको मिल जाएगा इस सेक्शन में कि अभी HCL टेक कहाँ पे कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, तो वो काम करते हैं IT सॉफ्टवेयर में। तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ।
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आईटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है, तो ये रही यहाँ की टॉप कंपनीज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ एंड यहाँ से ये चालू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सारे कंपनीज की लिस्ट आ जाएंगी जो उस सेक्टर के टॉप कंपनीज हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 क्या है, टीसीएस, और यहाँ पे उसका क्या प्राइस लिखा हुआ है, कितना प्राइस चल रहा है, यहाँ पे उसका पी रेशो, और ये एक मेन चीज़ है यहाँ पे उसका मार्केट कैप, जो हमने ऊपर भी देखा था। तो ये मार्केट कैप को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं एचसीएल टेक के साथ, कि एचसीएल टेक का मार्केट कैप कितना है एंड टीसीएस का मार्केट कैप कितना है। ठीक है, उसके साथ इन्फोसिस का भी आप मार्केट कैप चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ से इन सारे कंपनी से कंपेयर करके ये पता कर सकते हो कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। अगर सेक्टर में ये सारी कंपनीज ग्रोथ कर रहे हैं और तो उसके ग्रोथ से और इस ग्रोथ को हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिविडेंड रहेगा, फिर क्वार्टरली प्रॉफिट रहेगा। तो ये सारी बाकी चीज़ें हैं जिनको आप कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ एंड इसको नीचे ले लेता हूँ। तो ये आएगा क्वार्टरली रिजल्ट सेक्शन, जो कंपनी के क्वार्टर्स रहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। तो आपको यहाँ पे उसमें कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं एक बार ये मार्कर ऑन कर लेता हूँ मेरा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ पे मंथ है पूरे, मार्च 21, जून 21। ठीक है, ऐसे हर साल के यहाँ पे 4 क्वार्टर लिखे हुए रहेंगे। तो ये 21 है, ये 22 है, और यहाँ पे अभी 23 चल रहा है। मार्च एंड जून के यहाँ पे डाटा आ चुके हैं रिसेंट के। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्स कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है फिगर्स इन करोड़, यानी कि ये जो सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं ये सारे करोड़ में हैं। तो सेल्स यहाँ पे लिखा है 9,641 करोड़, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा बढ़ते हुए यहाँ 26,296 करोड़ कंपनी का करंट सेल्स है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा होगा एक्सपेंसेस, यानी कि ये पार्ट एक्सपेंसेस यानी कि सेल्स से जो माइनस होता है, जितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जितना आपका सेल्स रहेगा उससे अगर आपके खर्चे माइनस कर दें तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्चुअली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 21 में कितना था, 4,549 करोड़, तो 49 करोड़। ठीक है, तो ये वहाँ से बढ़ते बढ़ते अभी का जो है तो 5,365 करोड़ इतना हुआ है। यहाँ पे आप उसका प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या मेंटेन है। पहले 23% था, अभी 24% है, एंड अभी 22%, 24, 22, 20। तो अप्रॉक्स ये फ्लैट है, या फिर अगर पिछले टाइम से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा कम हो चुका है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। यहाँ पे फिर अदर इनकम आप देख सकते हो कि कौन से ईयर में, कौन से क्वार्टर में अदर इनकम से कितना मतलब इनको पैसा मिला था। बाकी इंटरेस्ट, अगर कुछ लोन लिया है तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये चीज़ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये तो रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, सिर्फ सेल्स से एक्सपेंसेस माइनस किया तो निकलता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें माइनस करने के बाद निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि ये यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो ये यहाँ पे रहेगा, ये टैक्स यहाँ पे लिखा है। तो 67%, 22%, 20, ये सारे इनके टैक्स के परसेंटेज है। तो उसके बाद 25% 4,696 अमाउंट पे 25% टैक्स देने के बाद ये जो नीचे का ये जो नंबर है, जो नेट प्रॉफिट के सामने लिखा है, ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट, यानी इतना पैसा कंपनी के पास उस क्वार्टर में बचता है। एक क्वार्टर यानी कि मतलब 3 महीने का जो बिजनेस है वो कंपनी का इतना है, एंड उसमें कंपनी ने ये इतना पैसा कमाया है, यानी कि 3,500 करोड़ कंपनी ने इस जून 23 क्वार्टर में कमाया है। तो ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ा जाता है। ये मैंने शॉर्ट में बताया बहुत, तो हम डिटेल में भी कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एंड ये है पूरा एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे फिर से हमारा एक पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ।
तो हो गया। तो यहाँ पे सेम चीज़ें रहेंगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि ये ईयरली है। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो क्वार्टरली था, यानी कि हर 3 महीने का परफॉर्मेंस, 4 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो हम सेपरेट करके देख रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें भी यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन ये ईयरली रहेगी, ठीक है। तो सेल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयरली सेल्स कैसा चल रहा है। मार्च 2016 में 31,136 करोड़ था, ठीक है। वो अब बढ़ के कितना हो चुका है, 1,01,456 करोड़, इतना सेल्स इनका हो चुका है। तो इसमें से सेम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था ये कमाने के लिए, अदर इनकम कितना था, उसमें से फिर लोन के लिए इंटरेस्ट कितना दिया, उसमें से फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर के इसमें भी देखे थे, लेकिन बस वो क्वार्टरली थे। तो यहाँ पे ये है ईयरली कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, प्रॉफिट टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना था, 19,488 करोड़। तो उसमें से टैक्स कितना दिया, लगभग 24% का टैक्स दिया। तो अभी बचा है कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है मार्च 2023 का 14,845 करोड़, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा ईयरली कैलकुलेशन। तो अभी मैं इसको फिर से एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो ये एक कुछ ये है कि 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ कितना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है 10 ईयर में सेल्स कितना बढ़ा, जो हमने ऊपर लिखा, ठीक है। तो जो हमने ऊपर देखा कि ईयरली जो कंपैरिजन था उसी का यहाँ पे मतलब रेशियोज लिखे हुए अलग अलग, 5 साल में कितना बढ़ा, ठीक है, 3 साल में कितना बढ़ा। तो ये उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई, उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पे लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिला। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बस यहाँ पे रेशियो निकाल के दिए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसको आपको देखना पड़ता है। तो इसमें से सबसे पहले जो स्टार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी एक आप देख सकते हो कि ये पूरा 1 साल का है, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20। तो इसमें भी आपको बहुत सारे टर्म्स चेक कर रहे हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको अगर फंडामेंटली चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिजर्व चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, जो पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी के पास जून 2015 में देखें तो 23,943 का रिजर्व था। रिजर्व यानी कि क्या, जैसे हम भी किसी चीज़ का रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्व स्टॉक रख लेते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ, हम गाड़ी में जब पेट्रोल ख़त्म होता है तो एक रिजर्व स्टॉक रहता है पेट्रोल का, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं कि गाड़ी रिजर्व पर है। तो ऐसे ही कि मतलब कंपनी के पास कुछ पैसा या फिर एसेट पड़ा रहता है जिसे एज ए रिजर्व कंसिडर किया जाता है। तो क्या रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे हम एशियल टेक का रिजर्व देख रहे हैं, 2015 में कितना था, 23,943 करोड़। ओके, ये भी करोड़ में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऑल फिगर्स इन करोड़। तो 23 करोड़ से बढ़ते हुए ये अब तक बन चुका है 64 करोड़ अप्रोक्स, 65 करोड़ अप्रोक्स बोल सकते हैं, सिर्फ 200 करोड़ कम है। तो ये 64 करोड़ तक बढ़ चुका है। ये हमेशा रिजर्व्स हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी साल प्रॉफिट कम हुआ चलेगा, लेकिन रिजर्व्स हमेशा ऊपर जाते हुए देखनी चाहिए। हमें जो परफॉर्मेंस देखना रहता है वो लॉन्ग टर्म में देखने का रहता है। अगर किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम भी आ जाए चल सकता है, लेकिन कंपनी का रिजर्व ईयरली एज कम्पेयर टू बढ़ना ही चाहिए। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी फंडामेंटल चेक करने के लिए, बोरोइंग की कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहता है, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड दूसरी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं।
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंपॉर्टेंट रहती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि वो लोन जो उनको एक साल में रफा दफा करना है, एडजस्टमेंट करना है, चुकाना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा रहा तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एज कम्पेयर टू बहुत कम रहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, जून 2015 में 168 का कर्जा था, मार्च 2016 में 737 का कर्जा था, वो बढ़ के अब बन चुका है 2111 करोड़, ठीक है। तो कर्जा बढ़ना कोई गलत चीज़ नहीं रहती। यहाँ पे ये लोग कर्जा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ग्रोथ भी हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है या नहीं, ये भी हमको चेक करना चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, रिजर्व बढ़नी चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो ये अच्छी बात रहती है। कर्जा भी बढ़ा तो कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, रिजर्व भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये चल जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिर्फ लोन बढ़ रहा है, सिर्फ ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रही है एंड कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, कंपनी के रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो ये एक बहुत बुरी बात होती है। ये बताता है कि फंडामेंटल एनालिसिस की इस तरफ से वो स्टॉक खराब होता जा रहा है। तो ये था बोरोइंग के बारे में, यानी कि कर्जे के बारे में। बाकी यहाँ पे लीज लायबिलिटी एंड अदर बोरोइंग, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है, इसको नहीं कंसिडर किया तब भी चलेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखेंगे, यहाँ पे कुछ और टर्म्स यहाँ पे दी गई है, टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट। तो ये कुछ कंपनी के मतलब और डिटेल में रहता है कि लायबिलिटीज कौन कौन सी है, एसेट एसेट से कितना मतलब रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसे हम फिर कभी एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी भी ये वीडियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। कैश फ्लो में आप यहाँ पे नेट कैश फ्लो देख सकते हो, कंपनी के पास कितना है। ये अभी करंट ईयर का, अभी मार्च 2023 में देख सकते हो, यहाँ पे ओवरऑल माइनस लिखा है। एक बार मैं इसको ऑपरेटिंग इसमें चेक कर लेता हूँ। ओके, रेशोज यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के रेशोज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डेबिटर्स डे एक इम्पोर्टेंट टर्म है। डेबिटर्स डे का मतलब क्या रहता है, मैं यहाँ पे इसको ये ऑन कर लेता हूँ। डेबिटर्स डेज का मतलब रहता है, अभी यहाँ पे ये भी ईयरली रहेगा, जून 2012, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ से ये अब तक आया है मार्च 2023 तक। तो ये डेज है एक्चुअली 68 डेज, 64 डेज, ठीक है, 88 डेज, 92 डेज। तो अगर आपका पैसा मार्केट में है, अगर आपने किसी को उधार दिया है या फिर आपने किसी के साथ बिजनेस किया है, उससे आपको पैसा आना बाकी है, ठीक है, तो कितने दिनों में, एवरेज कितने दिनों में आपका पैसा वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये वो दिन है, ठीक है, यानी कि 65 दिनों में नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपकी उधारी चुका रहा है, या फिर उसने जो प्रोडक्ट लिया है आपसे तो उसके पैसे दे रहा है। तो ये वो डेज है, ये बढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये ऐसे बढ़ने नहीं चाहिए, ये एक्चुअली कम होने चाहिए। तो ठीक है, ये एक बड़ी कंपनी है, ग्लोबल पे ये करती है, तो इस पॉइंट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी को। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको हर 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 कंपनी की चेक करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फंडामेंटल एनालिसिस का, ये आपको हर जगह पे चेक करना है, हर कंपनी का चेक करना है किसी भी हालत में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ईयरली है, 2021, ओके, यहाँ पे क्वार्टर भी है, ओके, सॉरी, मैं इसको ईयरली कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कम नंबर्स दिखाए, ओके, और ये आपको समझने के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये आ चुका है ईयरली में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्रमोटर्स। FII का मतलब क्या रहता है, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लोग अपने देश के बाहर से जो इंस्टीट्यूशन के जरिए पैसा लगाते हैं, तो उन्हें कहता है FII। FII का मतलब आप ये समझ लेते हो कि ये बाहर के म्यूचुअल फंड्स है, बाहर दूसरे देशों के म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे ये DI का मतलब क्या रहता है, अपने देश के म्यूचुअल फंड्स, अपने देश के म्यूचुअल फंड्स, SIP, ये सब जो लोग करते हैं ना, इसको ही DI बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी FII का मतलब क्या रहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट का भी बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ स्टेक रहता है। उसके बाद पब्लिक यानी कि रिटेल लोग, जैसे कि हम सब आ गए, ठीक है। तो इसे जैसे मैंने इन्वेस्ट किया या फिर आपने इन्वेस्ट किया, एज ए इंडिविजुअली आपने किसी ने इन्वेस्ट किया, तो ये आते हैं पब्लिक में। तो एंड उसके बाद ऑर्डर्स में फिर ये बाकी सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ अलग हो, तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो वो है
प्रमोटर, FII एंड DII है, ठीक है। तो प्रमोटर, FII, DII एंड पब्लिक, बाकी सब छोड़ दीजिए, यहाँ हमें गवर्नमेंट भी नहीं देखना, हमें अदर्स भी नहीं देखना, क्योंकि इनका बहुत कम क्वांटिटी रहता है। एंड मेजरली ये प्रमोटर, FII, DII के जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, उन्हीं से आपको पता चलता है कि ये शेयर कितना स्ट्रांग है फंडामेंटली। प्रमोटर का आप सुन लीजिए, प्रमोटर का अगर ये वेल मैनेज्ड कंपनी नहीं है, ठीक है, 90% कंपनी प्रमोटर ही होल्ड करते हैं, तो इसमें प्रमोटर की 50+% होल्डिंग 100% होनी चाहिए, यानी कि 50% से ज़्यादा इनकी प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो मार्च 2017 में कितना है, 59% है, 60% है, फिर 60%, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जून 2023 में 68 है, यानी कि 50% से ये हिस्सेदारी लेके गए हैं 60.8%, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर इसका उल्टा है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है उस कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर कोई कंपनी का ओनर है, वो खुद अपनी कंपनी का हिस्सा बेच रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हिस्सा बेच रहा है, तो यानी कि उसको उसके कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं, या फिर उसके ज़्यादा कुछ बिजनेस प्लान्स नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी है एंड मुझे पता है कि मैं कंपनी में ग्रोथ करने वाला हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप जितना कम हो सकते हैं उतना कम हिस्सा बेचोगे। अभी ये प्रमोटर जो है, प्रमोटर मैक्सिमम 75% रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपकी कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, तो 75% प्रमोटर हिस्सा रख सकते हैं, 75% तक ही प्रमोटर हिस्सा रख सकते हैं। तो आपको ये किसी भी आप स्टॉक को देख लीजिए, ये आपको 75 ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमोटर का जो सेल ये है, ये कभी भी 75 से ऊपर नहीं रहेगा। अगर किसी स्टॉक में ये 75 से ऊपर है, इसका मतलब आने वाले उनकी लिस्ट जस्ट हुई है। एक रूल है कि अगर लिस्टिंग आज हुई है कंपनी की, तो आने वाले 3 सालों के बाद उन्हें कंपलसरी उनकी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स को उनकी शेयर होल्डिंग 75% पर लानी पड़ती है। यानी कि अगर ज़्यादा हो, सपोज कर लेते कि 78% है, तो उसे प्रमोटर्स को 3% बेचना होगा पब्लिक को, या फिर FII को, या फिर DII को, ताकि वो सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें आगे चला गया। तो रूल ये है कि अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम 75% वहाँ पे करना पड़ता है। हम देख रहे थे HCL टेक, एंड डोंट वरी, मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग के, ठीक है। तो हम देख रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न HCL टेक का, एंड ईयरली था, यहाँ पे मैं फिर से ओके। तो ये इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, ये बढ़ती हुई जा रही है। एंड मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी का 78% है एंड उसकी लिस्टिंग होके 3 साल हो चुके हैं, तो उन्हें वो शेयर होल्डिंग 75% पर लानी पड़ती है, ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके रिलेटेड भी हम 2 कंपनीज देखेंगे एक 5 मिनट बाद, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद। तो 3 साल बाद इनको 75% करना ही पड़ेगा प्रमोटर होल्डिंग। अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑलरेडी 75% से कम है प्रमोटर्स का, तो एक अच्छी बात है। एंड FII में हम देखते हैं, FII हमेशा अच्छे स्टॉक्स में ही रहते हैं, एंड FII भी यहाँ पे FII सेल कर रहे हैं। पहले 24% था, फिर 28% हुआ, फिर 24%, फिर 18.92% एंड फिर 18.98%, ठीक है। तो FII थोड़ा सा सेल कर रहे हैं, तो ये रीज़न हो सकता है कि पहले जितना ग्रोथ दिखता था, अभी FII को उतना ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एंड ये किसी भी एरे स्टॉक में नहीं जाती, ये एक बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही जाते हैं, जहाँ पे इनके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस किसी फंडामेंटल कंपनी में पैसे डाल रहे हो, उसमें FII 100% होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक दिखाता है कि ये कंपनी अच्छी है। उसके बाद DII भी इम्पोर्टेंट है, DII का भी रहना उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स अगर आपके मतलब HCL टेक में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो रीज़न होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि भारत की कंपनी है तो इन्हें एफआई से ज़्यादा भरोसा है। डीआई म्यूचुअल फंड्स वालों को एचएल टेक पे ज़्यादा भरोसा है एज कम्पेयर टू एफआई, क्योंकि एफआई बेच रहे हैं लेकिन डीआई खरीद रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप गवर्नमेंट देख सकते हो, गवर्नमेंट वैसे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ज़्यादा बेचती खरीदती नहीं है, उनका एज इट इज़ रहता है ना। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा सा स्टेक रहता है, तो गवर्नमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक आप देख सकते हो 8%, 3%, ठीक है। जिस स्टॉक में पब्लिक सबसे कम हो ना, वो सबसे अच्छा फंडामेंटल स्टॉक रहता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। सबसे अच्छा अगर कोई आप शेयर होल्डिंग चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रमोटर का हिस्सा होना चाहिए, प्रमोटर का अच्छा हिस्सा होना चाहिए, एफआई का अच्छा हिस्सा होना चाहिए, एनडीए का अच्छा हिस्सा होना चाहिए। चाहे पब्लिक बहुत कम हो या फिर 0% में हो, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो तीन है, प्रमोटर, एफआई एंड डीआई, इनका अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर मैक्सिमम 75% तक रख सकते हैं, एफआई डीआई उनकी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी अलग हो, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे इन्फी चेक करते हैं, ठीक है। इन्हीं का एक इसी सेम सेक्टर का एक अलग कंपनी, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ओके। शेयर होल्डिंग में मैं फिर से इसको ईयरली कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी कम है, ठीक है। ये 50% से कम है। यहाँ पे देखो 12 एक बढ़िया, ओके, हुआ स्टार्ट, ओके, हो गया। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12.90 है, ठीक है। तो ये 14.94 अभी का जून 2023 का प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई देख सकते हो लेकिन कितने ज़्यादा है, 38%, ठीक है। अभी ये 33%। तो एफआई ने अच्छा खासा इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। डीआई भी आप देख सकते हो 20% से स्टार्ट हुआ था, अभी 34.58% यहाँ पे डीआई होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग इतनी कम क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। यहाँ पे मतलब प्रॉपरली मैनेज लोग इस कंपनी को चलाते हैं। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कम है लेकिन एफआईडीआई की होल्डिंग अच्छी खासी है, ठीक है, तब भी उस स्टॉक को हम फंडामेंटली अच्छा कह सकते हैं। अब सिर्फ इसी एक पॉइंट से किसी स्टॉक को पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि अगर एफआईडीआई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बाकी स्टॉक्स में आपको 90% स्टॉक में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, एफआईडीआई की उससे थोड़ी सी कम है, एंड पब्लिक की सबसे कम है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट एंड अदर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत कम क्वांटिटी रहती है इनकी। तो ये था इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग। बट ओके, बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। एचएल में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप इस पे प्रमोटर पे क्लिक करेंगे ना, आपको जितने भी बड़े बड़े इनके प्रमोटर है उन सबको आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इनके नेम देख सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से ये चारों, सुधा एन मूर्ति, ठीक है, ये सुधा एन मूर्ति को तो आप जानते होंगे, ठीक है, नारायण मूर्ति के फैमिली। एंड उसके बाद ओके, यहाँ पे आप नारायण मूर्ति का भी नाम देख सकते हो। तो ये एक पूरा प्रमोटर का लिस्ट है। आप देख सकते हो जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं। तो आप इससे इजीली चेक कर सकते हो कि कौन से कंपनी में कौन प्रमोटर है। उसके बाद मैं एफआई भी चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसको बाय करके रखा है। उसके बाद मैं डीआई भी चेक कर सकता हूँ सेम तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो LIC, हाँ, LIC ने यहाँ पे 7% खरीद के रखा है। कब? मार्च 2017 में, आई थिंक बाद में बेच दिया क्योंकि बाद में दिखाई नहीं दे रहा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, उसके बाद इन्होंने इसमें ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रमोटर्स हैं। तो यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो डीआई यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड्स, एंड बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली कंपनीज रहते हैं हमारे, तो वो लोग। एंड पब्लिक में आप अब बड़ी होल्डिंग किसकी है ये देख सकते हो, ये किसी की बैंक ट्रस्ट की होल्डिंग है। एंड लाइफ इंश्योरेंस का ये भी इन्होंने भी यहाँ पे एक दिया है पब्लिक की तरफ से। तो आप यहाँ पे ऐसे शेयर होल्डिंग चेक करते हो। और जो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग हम चेक करने वाले थे ना, वो एक्चुअली LIC की, तो LIC की ही थी। तो मैं देखता हूँ यहाँ से हम डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं क्या। ओके, नहीं जा सकते, यहाँ पे बस ऑर्डर डिटेल्स दिखा रहा है।
तो मैं एक बार यहाँ पे बैक ले लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करेंगे हम LIC। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको नीचे आना है। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये सेक्टर देखिए, इंश्योरेंस का सेक्टर, इसमें LIC नंबर 1 है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताबड़तोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है अभी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर लिया करो। तो इसका क्वार्टरली देखेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी डेटा कम है, इसलिए हम इसका क्वार्टरली देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रमोटर कितना है, 96.50% है, ठीक है। ये कब है, जून 2022 क्वार्टर है ये, एक्चुअली हम क्वार्टर देख रहे हैं, ठीक है। ईयरली भी मैं चाहे तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन क्योंकि डेटा कम है इसलिए हम क्वार्टरली इसे कंपेयर कर रहे हैं। 96%, 96.5, 96.5, तो 96.50, ठीक है। जून 2023 में 96.50। FI कितने हैं, 0.08, 0.83। ये FID है, बहुत कम है। एंड पब्लिक देख सकते हो 2.58%। हाँ, तो ये बता रहा है कि मतलब इससे ये नहीं, इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ऐसा इनको लगता नहीं है, FIDI को लगता नहीं है कि इस स्टॉक का ग्रोथ ज़्यादा होगा। अगर आपको किसी सेफ एंड अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बात हमेशा याद रखें कि वो FII एंड DII उस स्टॉक में अच्छे खासी होनी चाहिए। अगर ये दो लोग उस स्टॉक में है, यानी कि उस स्टॉक में ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। पहले थे, अब कम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी पहले नहीं थे लेकिन अब आ रहे, तो ये एक अच्छी बात होती है। उसके बाद आपने ये तो देख लिया कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 96.50% है। तो जस्ट लिस्ट हुआ है LIC, आई थिंक 1 साल 2 साल 1.5 साल हो चुका होगा। तो उसके बाद जब लिस्टिंग के बाद 3 साल हो जाएगा तो उन्हें ये स्टेक 75% तक मिनिमम लाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 75% तक ये स्टेक लाना पड़ेगा, यानी कि कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा। तो ये था कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो बाकी चीज़ें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।